तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको बहुत ध्यान से याद रखना तुम। डिस्क्राइब द पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंडफादर, डिस्क्राइब द ग्रैंडफादर ऑफ द नरेटर। द नरेटर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में बेटा जो मेंटल पीस था, जो स्लैब होती थी, उसके ऊपर उनका फोटो टंगा हुआ था। पुराने जमाने में दीवार के अंदर ही अलमारी बनी होती थी पत्थर की, और वो कवर्ड भी नहीं होती थी, खुली हुई होती थी, उसे ये लोग मेंटल पीस बोलते थे। और उसके ऊपर जो है वो पोर्ट्रेट लगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन। तो आप डिस्क्राइब करोगे दादाजी कैसे दिखाई देते थे? बड़ा सा साफा पहनते थे, अ बिग टर्बन, एंड अ लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। He had a long white flowing beard, और इतनी लंबी दाढ़ी थी दादाजी की। It came up to his chest, और वो बियर्ड, वो दाढ़ी उनकी चेस्ट तक आती थी। He looked at least 100 years old, कम से कम 100 साल बेटा बूढ़े लगते थे। तो आप जब ग्रैंडफादर को डिस्क्राइब करोगे, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें याद करते चले जाओ। आप बोलोगे दिखने में ग्रैंडफादर जो है वो बेटा ऐसे लगते थे 100 इयर्स ओल्ड। वो बेटा लार्ज टर्बन पहने हुआ था फोटो में, और उनकी लॉन्ग बियर्ड थी, और वो उनकी चेस्ट को टच करती थी, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। इट लुक्ड एज इफ ही हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन, और देखने से ऐसा लगता था कि ये तो इनके खूब सारे पोते पोती होंगे। Actually, he looked older than the grandmother. इतने बूढ़े लगते। Grandmother took over the role of surrogate mother. ये है बेटा फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप। तो ग्रैंडमदर सरोगेट मदर का काम करती थी टू खुशवंत सिंह when his parents left him in the village with her. तो मम्मी पापा शहर चले गए और गांव में खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंडमदर अकेले रहते हैं। और grandmother took the role of surrogate mother, taking care of the child. Beta, and moved to the city. She bathed and dressed the author. ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो वो नहलाती थी, क्या क्या काम करती थी बेटा? नहलाती हैं, उसको ड्रेस करती हैं, got him ready for school. Thereafter she tied a wooden slate. और उसके बाद बेटा बैग कैसे तैयार होता था सोचो तो जरा। तो बैग जो था उसकी तैयारी सुन लो कैसी होती थी। Thereafter she tied a wooden slate, an earthen ink pot. अर्दन का मतलब बेटा मिट्टी का बना हुआ वो ink pot, and a pen in a bundle and handed it to him. तो बेटा एक उसमें जो है तीनों चीजें बांध के उसको दे देती थी बंडल बना करके, जिसमें एक स्लेट होती थी लकड़ी की, एक इंक पॉट होता था मिट्टी का, और बेटा एक पेन होता था। She then gave him breakfast consisting of, और ब्रेकफास्ट क्या खिलाती थी ये भी आपसे पूछते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बेटा उन्हें देती थी consisting of स्टेल चपाती। स्टेल मतलब नॉट फ्रेश, बासी, रात की रखी हुई। With a little butter and sugar spread on it, उस पे जरा सा मक्खन लगा दिया घर का बना हुआ और चीनी लगा दी। मतलब सच अ सिंपल लाइफ इट वाज। बेटा शी accompanied him to his school, और दादी उसको लेकर के स्कूल तक जाती थी। मतलब बेटा बोथ ऑफ देम पास्ड ऑल द टाइम टुगेदर। दोनों ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन बहुत सारा टाइम एक साथ बिताते थे। She was so closely attached to her young grandson that she spent most of her time with him. Actually, the school was, बेटा जो स्कूल था attached to a temple, टेम्पल के बगल में ही था, मतलब टेम्पल का ही आधा पोर्शन स्कूल भी था। She sat inside the temple reading scriptures. Scriptures का मतलब बेटा religious books, और सारे दिन जो है वो रिलीजियस बुक्स पढ़ते रहते थे। The priest taught the alphabet and the morning prayer at the village school. और जो बेटा स्पेशल कोई टीचर नहीं था गांव में,
सिर्फ जो प्रीस्ट था, पुजारी था गांव के मंदिर का, वही बेटा बच्चों को पढ़ाता भी था। पढ़ाने में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था? कोई सब्जेक्ट नहीं। वो बेटा या तो पढ़ाया करते थे अल्फाबेट, अक्षर सिखा दिया, या बेटा मॉर्निंग प्रेयर सिखा दी। दे केम बैक होम व्हेन द स्कूल वाज ओवर, और स्कूल खत्म और फिर घर आ जाते थे। नाउ द स्ट्रे डॉग्स फॉलोड देम, और जब वो घर आ रहे होते थे तो जो बेटा गांव के डॉग्स होते हैं वो उनके पीछे पीछे आते थे। स्ट्रे का मतलब होता है बिल्कुल जो इधर उधर आवारा टाइप के घूमते रहते हैं डॉग्स, वो हम लोग उन्हें स्ट्रीट डॉग्स बोलते हैं। They came back home when the school was over. Now the stray dogs followed them. The grandmother would throw chapatis to them, and the dogs would growl and fight with each other for the crumbs. Crumbs मतलब pieces. और जो टुकड़े दादी डालती जाती थी, डॉग्स आपस में भौंकते होते थे, गुर्राते होते थे, ग्रॉल का मतलब, और बेटा रोटी के टुकड़ों के लिए झगड़ा कर रहे होते थे। While making him ready for school, और जब दादी सुबह खुशवंत सिंह को तैयार करके भेजती थी, शी sang द मॉर्निंग प्रेयर इन द होप दैट ही वुड लिसन एंड गेट टू लर्न इट बाय हार्ट। ये सुनेगा और इसको याद हो जाएगी बाय हार्ट। बट ही listened because he loved her voice and never bothered to learn it. Bothered का मतलब बेटा took the trouble, thought about, कभी सोचा भी नहीं कि मुझे प्रेयर याद हो जाए। सिर्फ दादी की आवाज अच्छी लगती थी, इसलिए उनका जो है वो सुनते जाता था बेटा। दैट वाज उसका काम। तो ये था इनका फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप, जो हमने कल समझा दिया था और आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमारा जो रजिस्टर है हम उसे खोलेंगे, क्योंकि हमने, आप कह रहे हैं कि मैम अभी लिखवाया नहीं है, और ऑफलाइन वाली क्लास में तो बेटा मुझे लग रहा है फोटोग्राफ के भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए हैं। तो आप अभी ग्रैंडमदर वाले चैप्टर के तो लिख ही लो। चैप्टर की हेडिंग डालो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और बेटा उसके बाद में आप इसमें क्वेश्चन जो है वो लिखना शुरू। मैंने अभी ग्रुप में शेयर भी किया है एडिटिंग का एक क्वेश्चन, तो आज हम वो भी करेंगे। अभी आप लोगों को मैं टाइम दूंगी तो आप उसको थोड़ा सॉल्व कर लेना बेटा। तो हमारा जो सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है वो है ये वाला। इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखना शुरू करो, एंड दैट इज बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखो क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन 1 इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, इट वाज हार्ड टू बिलीव। इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, इट वाज हार्ड टू बिलीव। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, कॉमा लगाओ और फिर लिखो बेटा why was it hard for the why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty, क्वेश्चन मार्क लगाओ बेटा, ब्रैकेट में लिखो 30 to 40 वर्ड्स, 2 मार्क्स। बेटा ये हमसे पूछ रहे हैं ऑथर के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था कि उसकी दादी कभी यंग थी, सुंदर थी। वाई, क्यों यकीन नहीं कर पाता? क्योंकि पिछले 20 सालों से वो दादी को बूढ़ा देख रहा है। वो सोच ही नहीं सकता कि बेटा वो कभी यंग भी थी। वो पूरा उनका चेहरा बेटा रिंकल से भरा हुआ था, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, सिल्वर हेयर। इसलिए बेटा उसको लगता था ये सब तो इमेजिनेशन है कि दादी कभी छोटी बच्ची थी, यंग थी, तो वो कभी यकीन ही नहीं करता था इस बात के लिए। ठीक है, हम जैसा जिस चीज को देखते हैं हमें लगता है वो वैसी है,
हम कभी सोच ही नहीं पाते इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? वही खुशवंत सिंह का हाल था। आंसर डिक्टेट कर रही हूँ, लिख लो बेटा। The grandmother was very old, comma, the grandmother was very old, comma, her face was a crisscross of wrinkles. Her face was a crisscross of wrinkles, comma, her hair was white, and her back was bent, B-E-N-T, comma, therefore, it was difficult for the narrator. Therefore, it was difficult for the narrator to imagine her as a young woman. To imagine her as a young woman. To imagine her as a young woman. Full stop. He had been looking. एक लाइन और लिखेंगे बेटा. He had been looking his grandmother the same. He had been looking his grandmother the same for last 20 years. For last 20 years. Full stop. Hence, he rejected the idea. Hence, he rejected the idea that his grandmother was a child at one point of time. Was a child at one point of time. छोटी बच्ची थी, खेलती थी. He was बेटा not able to realize that. वो कभी समझ ही नहीं पाता था और वो यकीन ही नहीं कर पाता था. He rejected this. ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया. तो बेटा साथ साथ हमें थोड़े से क्वेश्चंस भी डिस्कस होते रहते हैं, पता चलता रहता है. एक्सट्रैक्ट्स वगैरह तो आएंगे नहीं, बट फिर भी है. बेटा यहाँ पर एक बात कर लो जरा, जो तुमने आंसर लिखा है उसमें नीचे वाली लाइन पे ब्रैकेट में लिख लो. और ब्रैकेट में कौन सी वाली चीज लिखोगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछेंगे. तो आंसर जहां लिखा है वहां लिख लो, नोट्स में लिख लो, पर कहीं भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है. एक वर्ड लिखो इन्वर्टेड कॉमास में, फेबल्स, FABLES, फेबल्स ऑफ द prophets, PROPHETS, fables of the prophets. अब ये लिख लिया. फेबल्स का मतलब होता है बेटा स्टोरीज, इमेजिनरी स्टोरीज. और बेटा प्रॉफिट्स का मतलब होता है वो जो फकीर होते हैं ना, वो. तो इसका मतलब ये है बेटा कि कभी आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि ग्रैंडमदर को देख करके क्यों ये सोचता था कि ये फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स हैं. फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स का मतलब बेटा वो इमेजिनरी कहानियां फकीरों की, ऐसा उसके दिमाग में दादी के लिए ख्याल क्यों आता था. तो आप यही वाला आंसर लिखोगे, क्योंकि बेटा वो दादी को बूढ़ा देखता था हमेशा, 20 सालों से ऐसा ही देख रहा था.
बिल्कुल सफेद बाल, कमर झुकी हुई, तो उसको लगता था कि दादी कभी यंग थी, सुंदर थी। ये तो किस्से कहानियां हैं, इमेजिनरी स्टोरीज हैं, इसलिए बेटा वो ऐसा सोचा करता था। तो यही क्वेश्चन फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स के नाम से आ जाए तो भी समझ जाना यही आंसर लिखना है। अब बेटा नोट्स पे आ जाओ और हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं सेकंड पेज पे। अब मैं आपको बात बताऊंगी बेटा, सेकेंड स्टेज ऑफ देयर रिलेशनशिप, सेकेंड पीरियड ऑफ देयर रिलेशनशिप। उसमें एक वर्ड हम याद करेंगे, उनका रिश्ता टर्न हो गया, बदल गया। कैसे बदल गया? पापा ने, खुशवंत सिंह के फादर ने खुशवंत सिंह को और ग्रैंडमदर को शहर बुलवा लिया। तो बेटा शहर में जाकर के जो खुशवंत सिंह और दादी है उनका रिलेशनशिप टर्न हो गया, पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि अब बोथ ऑफ देम कुड नॉट स्पेंड मच टाइम टुगेदर। गांव में तो दोनों साथ साथ रहते थे हमेशा, अब बेटा टाइम एक साथ ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाते हैं दोनों, क्योंकि अब बेटा खुशवंत सिंह को स्कूल जाना है बस में बैठ करके, दादी उसको छोड़ने नहीं जा सकती है पैदल पैदल चल के। इसलिए खुशवंत सिंह और दादी रहते तो एक ही कमरे में है, पर बेटा टाइम मिलता नहीं है, बच्चा सुबह स्कूल चला जाता है और जब लौट के आता है तो बेटा दादी उससे पूछती है क्या पढ़ाया स्कूल में, तो वो दादी को बताता है साइंस पढ़ाया, जियोग्राफी पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया। तो बेटा दादी को बड़ा अजीब लगता था, ये सब बातें समझ ही नहीं आती दादी को। और फिर दादी जो है वो बेटा इंग्लिश वर्ड सुन के कंफ्यूज हो जाती थी। फिर वो खुशवंत सिंह से पूछती है कुछ तुम्हें प्रेयर वेयर नहीं सिखाते? वो कहता है नहीं। बहुत बुरा लगता था दादी को कि भगवान जी की बातें क्यों नहीं सिखाते हैं स्कूल में। अब बेटा दादी जो है वो थोड़ी सी अकेली होती गई। अब दादी कभी भी शिकायत नहीं करती है। मैं बार बार एक वर्ड कितनी बार बोली हूँ बेटा, एपिटेमी ऑफ डिवाइन ब्यूटी, पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन। तो दादी शिकायत नहीं करती है, मैं क्या करूं, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करता। तो बेटा वो क्या करती है, शी केप्ट हरसेल्फ बिजी। बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई है बेटा खुशवंत सिंह ने, दादी अकेली तो हो गई थी पर बेटा कट ऑफ नहीं हुई थी। तो कट ऑफ का मतलब होता है जैसे डिप्रेस हो जाना, वो नहीं हुई। उन्होंने अपने को बिजी करना सीख लिया। अब दादी क्या करती है बेटा, सारा टाइम जो है वो अपना चरखा चलाती रहती है और सारे दिन माला फेरती रहती है। तो उसके हाथ में एक माला रहती थी, माला को हम बोलते हैं रोजरी, ROSARY। और बेटा रोजरी के जो दाने होते हैं, माला के जो दाने हैं वो फेरती रहती है। फेरने के लिए हम वर्ड लिखते हैं टेलिंग और दानों को बोलते हैं बीड्स। तो ग्रैंडमदर केप्ट हरसेल्फ बिजी नाउ, शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, मतलब माला फेरती रहती थी। शी यूज्ड टू स्पिन द व्हील, चरखा चलाती रहती थी हमेशा। और बेटा आधा घंटा दोपहर में दादी वरांडे में जाके बैठ जाती और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके आंगन में वरांडे में डाल देती और चिड़िया आ जाया करती थी उसको खाने के लिए। और बेटा इतनी सारी चिड़िया आती थी, चिड़िया दादी के ऊपर भी बैठ जाती हैं, कंधे पे भी बैठ जाती हैं, खूब शोर मचाती हैं। और वो आधा घंटा दादी के लिए दिन का हैप्पीएस्ट टाइम हुआ करता। बहुत खुश होती थी दादी इस समय बेटा। तो आपको अब जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं बेटा, स्कूल गांव का कैसा था, एजुकेशन वहां की कैसी थी और शहर की कैसी थी, आप कंपैरिजन करके बताओगे। दादी आइसोलेटेड हो गई पर बेटा वो बिल्कुल वैसे नहीं हुई, कट ऑफ नहीं हुई, इसका क्या मतलब है? एक दिन की बात, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे।
और एक दिन की बात है बेटा, खुशवंत सिंह जब स्कूल से आया और दादी ने पूछा स्कूल में क्या पढ़ाया, तो खुशवंत सिंह ने बताया आज हमें म्यूजिक सिखाया था। और बेटा दादी ने ये सुना, उनको बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद से दादी ने बहुत ज्यादा बोलना भी छोड़ दिया, क्योंकि दादी उस जमाने की थी बेटा, जब गाना बजाना ऐसा समझा जाता था कि अच्छे घर के लोग ये काम नहीं करते। या तो जो गली गली में वो बेटा सामान मांगते रहते हैं ना, भीख मांगते हैं, वो लोग गाने गाते हैं, या फिर वो औरतें जिनका घर नहीं होता वो गाने गाती हैं। तो नाच गाना अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी दादी के जमाने में। तो उनको लगा कि ये स्कूल में गलत बात बच्चे को सिखा रहे हैं। पर दादी ने गुस्सा गुस्सा नहीं दिखाया, पर बोलना कम कर दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि समय बदल चुका है। तो बेटा ये वाली इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं एपिटेमी ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन में। अब बेटा यहाँ तक आज पढ़ेंगे, फिर आगे का कल पढ़ेंगे। देखो, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। अब आपसे पूछते हैं व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, तो आप बोलोगे टर्निंग पॉइंट मींस द beginning of the second phase of their relationship, because the narrator's father called him and his grandmother to the city और रिश्ता चेंज हो गया। Now the second phase मतलब period started when both were called to the city by author's parents. Though sharing the same room, they grew distant. एक ही कमरे में रहते थे, पर बेटा फिर भी दादी और पोता grew distant मतलब far away, दूर होते जा रहे थे। Grandmother could not participate in the author's education as he started going to an English medium school in a bus. अब बेटा she could not go with the narrator to his school. The author told his grandmother the English words and little things of Western science and learning. स्कूल में क्या पढ़ा? इंग्लिश वर्ड्स यूज करता है बेटा, बताता है, फिर बताता है साइंस के बारे में, वो सब दादी को समझ नहीं आता। The law of gravity, the world being round, which he learnt at school. She did not believe in all this and was distressed. बेटा distressed मतलब थोड़ी अपसेट हो जाती थी, क्या बता रहा है मुझे, क्या सुना रहा है, ये सब क्या चीजें हैं बेकार की, फालतू की, पूजा पाठ क्यों नहीं सिखाते स्कूल में। She What was is the meaning of distressed? किसका मतलब बेटा माधव? I'm distressed. हाँ, डिस्ट्रेस्ड का मतलब लिख अपसेट। She was worried, बेटा टेंस थी, परेशान थी, that there was no teaching about God and the scriptures in the city school. Scriptures का मतलब religious books. She didn't accompany him to his school. और दादी उसको स्कूल छोड़ने भी नहीं जा पाती थी। Nor could she help him in his studies. And they saw less of each other. अब एक दूसरे से कम मुलाकात होती है। One day, Khushwant Singh announced that they were being given music lessons. स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है। She was very disturbed. She was a बेटा conservative old lady. Conservative ना, वो old belief system था। Who thought the music was not meant for gentle folk. Gentlemen, बेटा अच्छी फैमिली के लोग म्यूजिक से कोई रिश्ता नहीं रखते। स्कूल और बेटा और स्कूल गोइंग और रेस्पेक्टेबल फैमिलीज, इनका भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए इनसे बेटा। टू हर म्यूजिक हैड इनडिसेंट एसोसिएशन एंड वाज द मोनोपोली ऑफ बेगर्स एंड हैरलॉट्स। हैरलॉट्स का मतलब वो सिंगिंग डांसिंग गर्ल्स, ये तो सिर्फ वो गाने बजाने वाली औरतें या भिखारी करते हैं। एंड सो देयर शुड बी नो टीचिंग ऑफ म्यूजिक। तो कॉन्जर्वेटिव है बेटा, पुराने ख्यालात वाली है। शी ऑलमोस्ट स्टॉप्ड स्पीकिंग टू नरेटर, उसके बाद से बोलना भी कम कर दिया। अब बेटा ये उस क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा हुआ है, सिटी एजुकेशन वर्सेस विलेज एजुकेशन। सिटी एजुकेशन में आप लिखोगे टॉट इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न साइंस और म्यूजिक। विलेज एजुकेशन में आप लिखोगे टॉट अल्फाबेट, प्रेयर एंड रिलीजियस टेक्स्ट। सिटी एजुकेशन में लिखोगे देयर वर स्पेशलाइज्ड टीचर्स टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
और विलेज में बेटा टेम्पल प्रीस्ट डबल्ड अप एज द टीचर्स। थर्ड डिफरेंस आप अपनी तरफ से लिखोगे, सिटी स्कूल हैड अ सेपरेट बिल्डिंग अवे फ्रॉम द हाउस और विलेज स्कूल डिड नॉट हैव एनी सेपरेट बिल्डिंग, इट वाज इन द टेम्पल ओनली। बेटा तुम ये भी लिख सकते हो फोर्थ डिफरेंस, इन द सिटी स्कूल, नहीं बेटा ये डिफरेंट टीचर्स वाला तो हो गया। चलो, ग्रैंडमदर बिकेम अ लोनली फिगर इन द सिटी, अब अकेली हो गई। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, हमेशा बेटा प्रार्थनाएं गाती रहती है, चरखा चलाती रहती है, वेरी रिलीजियस। Besides this, she was always busy in praying and telling the beads of a rosary. बेटा देखो दिया हुआ है, टेलिंग का मतलब फेरना, वो माला फेरती रहती थी बेटा। बीड्स का मतलब दाने ऑफ अ रोजरी, और रोजरी मतलब माला। In the afternoon, she sat in the veranda breaking the bread into little pieces. Hundreds of little birds collected around her, creating real noisy confusion. चीची चीची चिड़िया आकर के चारों तरफ करती हैं। बेटा इस नॉइजी कंफ्यूजन के लिए किताब में वर्ड दिया हुआ है बेडलैम, BEDLAM। दे वुड पर्च, बेटा पर्च का मतलब सिट, चिड़िया आके दे यूज टू सिट डाउन, बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स, शोल्डर्स एंड इवन ऑन द हेड। और दादी डांटती नहीं थी, शी ऑलवेज स्माइल्ड एंड नेवर शूट देम अवे, उड़ाती भी नहीं है चिड़िया को। This was the happiest moment of the day for her because sparrows gave her company in her loneliness. तो बेटा ये था सेकेंड फेज, और इसके भी हम आंसर लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर अभी हमने ग्रामर की एक एक्सरसाइज भेजी है, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर